Good morning, students. So this is our first chapter from your civics, okay? And chapter is power sharing, okay? अब देखो, जनरली जब मैं चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ पावर शेयरिंग, तो सबसे पहले आप इसका मीनिंग समझो कि पावर शेयरिंग होता क्या है, ठीक है? एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। अगर मान लो मैं आपको एक ऐसी कंट्री दे रही हूँ जहाँ जो सत्ता है, जो पावर है, ठीक है, या जो डोमिनेंस है, किसी एक ही इंसान के हाथ में है और वही एक इंसान जो है पूरे देश को गवर्न कर रहा है, ठीक है, पूरे देश को जो है कंट्रोल कर रहा है। तो क्या वहाँ पर जिस तरह की एफिशिएंसी होनी चाहिए गवर्नमेंट की वो वैसी बनी रहेगी? जिस तरह की वर्किंग गवर्नमेंट की होनी चाहिए वो वैसी बनी रहेगी? नहीं, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक इंसान उतने अच्छे से किसी भी कंट्री को नहीं संभाल पाएगा जितना कि ग्रुप ऑफ मेंबर्स संभाल पाएंगे, ठीक है। तो वहीं हम इस चीज़ को पढ़ते हैं, पावर शेयरिंग को। पावर शेयरिंग जनरली क्या है कि जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, जो हमारी गवर्नमेंट है, उसकी जो पावर है, उसकी जो सत्ता है, उसका बंटवारा कर देना डिफरेंट लेवल्स पर, ठीक है, डिफरेंट मेजर्स पर, सो दैट कि जो गवर्नमेंट है वो अपनी अच्छी एफिशिएंसी के साथ, बेटर एफिशिएंसी के साथ वर्कआउट कर सके, ओके। See, you can read the definition of power sharing here. Power sharing is a technique to share the power at different levels. It is an idea inculcated in democracy so that the power is not concentrated at one hand only and that different forms can keep a check on each other. India is an example of holding together federations where the power is shared between central government and different constituent स्टेट्स, ठीक है। तो जनरली मैंने आपको क्या बताया बच्चा कि पावर शेयरिंग क्या है? एक ऐसी टेक्निक है जहाँ पे हम पावर को डिफरेंट लेवल्स के अंदर शेयर करते हैं, डिफरेंट लेवल्स के अंदर बंटवारा कर देते हैं, बांट देते हैं। और ये डेमोक्रेसी का वो आइडिया है जिसमें कि पावर जो है किसी एक के हाथ में कॉन्सेंट्रेट ना रह करके बल्कि डिफरेंट लेवल्स पर बांट दी जाती है, जिसकी वजह से वो आपस में एक दूसरे की पावर्स को चेक एंड बैलेंस भी करते हैं, ओके। और इसी में जो है पावर शेयरिंग में ही हम आगे पढ़ेंगे। दो तरह के फेडरेशंस है, कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर। तो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का एग्जांपल आपको इंडिया दिखेगा, ठीक है बच्चा। सी, होल्डिंग टुगेदर और कमिंग टुगेदर को इनको हम आगे एक्सप्लेन में पढ़ेंगे। मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। होल्डिंग का मतलब क्या होता है? जिसने होल्ड किया हुआ है, जिसने बहुत सारे एरिया को अपने में बसाया हुआ है, दैट इज़ इंडिया। हम स्टेट्स का क्या है? होल्डिंग है ना, ठीक है। इंडिया होल्ड्स ऑलमोस्ट 28 स्टेट्स, ओके। तो ये क्या है? इंडिया किसके एग्जाम्पल है? होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का, जहाँ पर कि सत्ता का हमें बंटवारा दिखता है सेंट्रल गवर्नमेंट में और अलग अलग डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स में, मतलब स्टेट गवर्नमेंट भी और यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट भी आफ्टर 1992 हम इमर्ज होते हुए देखेंगे। आई होप कि आपको यहाँ पर पावर शेयरिंग का मतलब समझ में आया, ओके। अब देखो, ये जो चैप्टर है पावर शेयरिंग, इसमें हमें केस स्टडी के थ्रू पढ़ना है, ठीक है, कि पावर शेयरिंग की नीड क्या होती है। हम पावर शेयरिंग की बात क्यों कर रहे हैं? तो ये जो है आप दो एरियाज़ की केस स्टडी के थ्रू पढ़ोगे। अब केस स्टडी क्या होता है? केस स्टडी का बच्चा मतलब होता है जब हम पर्टिकुलरली किन्हीं एरिया की स्टडीज़ करते हैं, ठीक है, किसी भी रीजन की स्टडी करते हैं, वहाँ पे किस तरह का सिस्टम वर्कआउट कर रहा है या जो भी कंसर्न हम लेकर चल रहे हैं, पर किसी रीज़न वाइज देखते हैं, मतलब किसी एरिया वाइज देखते हैं, तो हम उसे बोलते हैं केस स्टडी। जैसे कि अब यहाँ पर केस स्टडी किसकी है? दो कंट्रीज़ हैं, एक तो है बेल्जियम और दूसरी है श्रीलंका। आपको पता ही है बेल्जियम जो कंट्री है वो यूरोप में लोकेटेड है एंड श्रीलंका इन साउथ ईस्ट एशिया के। इंडिया से जुड़ा हुआ देखते होंगे आप श्रीलंका, ये तो सबको ही याद होगा ना। सो हम सबसे फर्स्ट केस देखेंगे बेल्जियम का। यहाँ पे आप सबसे पहले बेल्जियम जो कंट्री है इसे समझ लीजिए किस तरह की है, ठीक है। ये देखो, ये जो है ये है आपको बेल्जियम कंट्री का मैप दिख जाएगा, ठीक है, ये। और इसके पेरिफेरियल एरिया में आपको दिख जाएगा, ठीक है। अगर आप वेस्टर्न साइड में देखोगे तो फ्रांस, नॉर्दर्न साइड में देखोगे नीदरलैंड, नीदरलैंड, और ईस्टर्न साइड में देखोगे जर्मनी, और अगर सदर्न साइड में देखोगे तो लग्जमबर्ग, ठीक है। यहाँ पे लग्जमबर्ग भी आपको दिख जाएगी ये कंट्री जो है, ओके। तो यहाँ पे आप देखेंगे, और इसकी जो कंट्री, इस कंट्री की जो कैपिटल है दिस इज़ ब्रुसेल्स, हियर इट इज़, ठीक है।
हाँ, तो मैंने क्या बताया आपको, ये बेल्जियम का मैप है जहाँ पर हमने देखी कि इसकी नेबरिंग कंट्रीज़ कौन कौन सी है। नीदरलैंड्स है, जर्मनी है, लग्जमबर्ग एंड फ्रांस है, और इसकी जो कैपिटल है दैट इज़ ब्रुसेल्स। ओके, अब आपको दिखेगा कि ये जो बेल्जियम है वेस्टर्न यूरोप के अंदर बहुत ही स्मॉल सी कंट्री है जिसकी पॉपुलेशन जो है अराउंड 1 करोड़ है, ठीक है, इससे भी कम है। और इसका जो एरिया है वो इंडिया का स्टेट जो है हरियाणा उससे ऑलमोस्ट इक्वल है। समझ रहे हो कि इंडिया कितना बड़ा होगा। इंडिया का एक छोटा सा स्टेट है हरियाणा, ठीक है, एरिया वाइज, नॉट पॉपुलेशन वाइज, एरिया वाइज उतना एरिया है इस पर्टिकुलर कंट्री का जिसका नाम क्या है, बेल्जियम, ठीक है। और मैंने जैसे कि पहले ही आपको बताया कि ये जो अपने बॉर्डर्स है वो किस किस कंट्री के साथ शेयर कर रही है, फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग। ओके, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा जो हम पढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट इसकी एथनिक कंपोजिशन की बात करूँगी कि यहाँ पर किस तरह की जो पॉपुलेशन है उसका एथनिक ग्रुप क्या है, एथनिक कंपोजिशन क्या है। जनरली जैसे मैं इंडिया की एथनिक कंपोजिशन की बात करती तो इंडिया में एथनिक कंपोजिशन कैसी कैसी आ जाती है, हिंदूज़, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, ठीक है। फिर हिंदूज़ के भी अंदर अलग अलग जो आपको कास्ट दिखाई देगी, लैंग्वेजेस दिखाई देंगी, उनका रिलीजन अलग है, उनका कल्चर अलग है। समझ में आ रहा है। तो ये क्या होता है, ये होता है हमारा एथनिक कंपोजिशन। वैसे ही जो बेल्जियम का एथनिक कंपोजिशन है वो क्या क्या है, बेल्जियम में आपको जनरली 3 ग्रुप्स देखने को मिलेंगे बच्चा। फर्स्ट इज डच स्पीकर, सेकेंड इज फ्रेंच स्पीकर एंड थर्ड इज जर्मन स्पीकिंग, ठीक है। मतलब कि वो लोग जो डच बोलते हैं, वो लोग जो फ्रेंच बोलते हैं एंड वो लोग जो जर्मनी बोलते हैं, ठीक है बच्चा। अब आपको यहाँ पर दिखेगा, मैं आपको मैप के थ्रू समझाऊंगी, यहाँ मैप के थ्रू समझेंगे कि जो डच स्पीकिंग है दैट इज़ दिस पार्ट, येलो पार्ट, ओके। तो ये जो है डच स्पीकिंग जो है कंट्रीब्यूशन वाइज अगर कंसिस्टेंसी देखें इनकी तो ज़्यादा है, इनका जो प्रोपोर्शन है वो ज़्यादा है, दैट इज़ 59%, ठीक है। डच स्पीकर कितने हैं यहाँ पे, डच स्पीक करने वाले कितने लोग हैं, 59% है, जो कि कहाँ रह रहे हैं, इस रीजन को बोलते हैं फ्लेमिश रीजन। क्या बोलते हैं, फ्लेमिश रीजन, सी हियर। एंड देन जो फ्रेंच स्पीकिंग है वो कितने हैं बच्चा, वो है ये है, दिस इज 40%. हाउ मच इट इज, दिस इज 40%, ओके, फ्रेंच स्पीकिंग एंड दीज लिव्स इन वलोनिया। ये देखो जैसे हमारे इंडिया के अंदर रीजन्स है ना, गाजियाबाद, यूपी, ठीक है, हरियाणा, सेम वैसे ही ये जो कंट्री है इसके अंदर ये रीजन है ना, जिसमें से जो फ्लेमिश रीजन है वहाँ डच स्पीकिंग है और जो वलोनिया है वहाँ पर फ्रेंच स्पीकिंग है। अब यहाँ पे देखोगे आप ओनली 1% है ये वाला जो बॉर्डर है, दिस इज़ द बॉर्डर। ये जो है ये जर्मनी स्पीकिंग है, ठीक है, जो बॉर्डर पर रह रहे हैं, है ना, जो जर्मनी के बॉर्डर पर रह रहे हैं। यहाँ पे हमने देखा था ना जर्मनी पढ़ रही थी, ठीक है, तो जर्मनी के साथ में, जो जर्मनी के साथ में अपनी पेरिफेरी को शेयर कर रहे हैं, तो वहाँ लास्ट में एक 1% लोग हैं जो कि जर्मन है, ठीक है। और इसकी कैपिटल जैसे कि मैंने आपको लास्ट मैप में भी दिखाई थी, यहाँ में है, ये है ब्रुसेल्स, ओके। अब देखो आपको याद करनी है, ये 1 मार्क्स क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एथनिक कंपोजिशन बेल्जियम की या फिर ब्रुसेल्स की, किसी के भी आ सकती है। तो बेल्जियम में हमने एथनिक कंपोजिशन में क्या पढ़ा बच्चा कि यहाँ पे डच स्पीकर है, फ्रेंच स्पीकिंग है एंड जर्मन स्पीकिंग है। डच स्पीकिंग 59% कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, वहीं फ्रेंच स्पीकिंग जो है 40% एंड जर्मन जो है 1% है। डच बिलोंग्स टू फ्लेमिश रीजन, फ्रेंच बिलोंग्स टू वलोनिया रीजन, ओके। नाउ अब ब्रुसेल्स के बारे में देखेंगे तो ब्रुसेल्स में थोड़ा सा ये चीज़ चेंज हो जाएगी, ठीक है। ब्रुसेल्स की जब मैं क्या एथनिक कंपोजिशन की बात करूँगी तो वहाँ ये थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। यहाँ पे जैसे डच ज़्यादा थे और फ्रेंच कम थे, ब्रुसेल्स में फ्रेंच ज़्यादा है और डच बहुत कम देखने को मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो ब्रुसेल्स है वो इन दो पर्टिकुलर कंपोजिशन से मिलकर बनी है, फ्रेंच और डच, जिसमें से फ्रेंच कंप्राइजेस ऑफ 80% ऑफ देयर पॉपुलेशन एंड डच कंप्राइजेस ऑफ ओनली 20%, ठीक है। तो यहाँ हमें दिखेगा कि डच जो है वो माइनॉरिटी में है, जबकि कंट्री के अंदर वो मेजॉरिटी प्रोपोर्शन में पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ हमने देखा कि फ्रेंच जो है वो क्या है, फ्रेंच कम्युनिटी जो है वो रिच एंड पावरफुल है और कहाँ पे रह रही है,
मेनली ब्रुसेल्स वाले एरिया में ज़्यादा है, और अगर कंट्री वाइज देखो तो वहाँ कम है। तो 1950s और 1960s के बीच में, मतलब 1950 से लेकर 1970 तक के दौर में, 1960s मतलब 61, 62, 63, ये वाला जो डिकेड है हमारा, यहाँ पे इन दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में ब्रुसेल्स के अंदर बहुत ज़्यादा टेंशन रही कि पावर किसके हाथ में आनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि प्रोपोर्शन मेनली दोनों मेजॉरिटी में रख रहे हैं कहीं ना कहीं। तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम आने लगी लोगों के अंदर, जो है इस तरह की जो टेंशन्स थी वो आने लगी कि पावर जो है वो किसके हाथ में रहे, कौन इस देश को चलाएगा, कौन जो है कंट्रोल करेगा मेजरली जो एक्टिविटीज़ हैं या जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ है या जो गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ है उन्हें बेल्जियम के अंदर या ब्रुसेल्स के अंदर, ठीक है। तो इसे हम नेक्स्ट वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। आप यहाँ तक समझिए। इफ़ यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। ओके।